बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना 3S614 जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज हम पढ़ेंगे कि डाटा वेयर हाउस OLTP सिस्टम से कैसे डिफरेंट होता है। हाउ इज इट डिफरेंट? Starts with a 6 multiply 12 availability requirement, but 7 multiply 24 usually become the goals। जो डाटा वेयर हाउस है ना वो कंपनी में एक्टिवेट होता है और उसकी एक्टिवेशन का टाइम थोड़ा होता है। पहले 24 और होता था और 6 डेज होता था। अब जो decision makers typically don't work 24 hours a day and 7 days a week and ATM system does। ये ATM सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, आपको पता है कि डाटा वेयर हाउस को कौन यूज करता है? डिसीजन मेकर्स यूज करते हैं। डिसीजन मेकर्स हर टाइम ऑफिस में नहीं होते, वो 24 आवर नहीं होते, लेकिन जो हमारा एक ATM सिस्टम है ना वो 24 और वर्क करता है और वो 7 डेज वर्क करता है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसने चलना ही चलना है। अगर ये नहीं चलेगा तो बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो डाटा वेयर हाउस सिस्टम है ना ये 24 और नहीं चलता। ये एक था डिफरेंस। इसके बाद आता है ओके once decision makers start using the data warehouse and start reaping the benefits, they start liking it। जब decision maker data warehouse को यूज करते हैं और data warehouse से फवाइद मिलना शुरू होते हैं तो data warehouse का यूज और बढ़ता है, यानी उसका यूज इंक्रीज हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हुई। इसलिए डाटा वेयर हाउस ने फिर 24 घंटे से ज्यादा चलना है। पहले हम उसको स्टार्ट में 12 घंटे चलाते थे, लेकिन अब हम इसको 12 घंटे से ज्यादा चलाएंगे। इसके बाद आता है फॉर लार्ज बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब 50% ऑफ द वर्ल्ड मे बी स्लीपिंग एट वन टाइम बट द बिजनेसेस आर अप 100% ऑफ द टाइम। आपको पता है कि लार्ज बिजनेस जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका काम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हो सकता है कि एक ऑफिस उनका ऑस्ट्रेलिया में हो, दूसरा कनाडा में हो, तीसरा लंदन में हो, कराची में हो, लाहौर में, इस तरह के बहुत सारे ऑफिस है। अगर एक मुल्क में लोग सो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कनाडा हो गया, उसमें लोग सो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो लोग जाग रहे हैं ना, तो बिजनेस जिसके डाटा वेयर हाउस पे जो बिजनेस काम कर रहा है, अगर वो एक मुल्क में बंद है तो हम उसको दूसरे मुल्क में तो चलाएंगे ना, इसलिए हम डाटा वेयर हाउस को बंद नहीं कर सकते। अब इसका हाउ इज इट डिफरेंट? इट डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल। ये जो हमारा ट्रेडिशनल डेवलपमेंट यानी SDLC है ना, इसको फॉलो नहीं करता। अभी हमारा क्लासिकल SDLC है यानी क्लासिकल सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल, इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर IT के पीपल रिक्वायरमेंट के आते हैं, यूजर से पूछते हैं क्या चाहिए, पता है ये सब फीचर्स हो, इसकी रिक्वायरमेंट को ये लेंगे हम, इसके अंदर डाटाबेस बनती है, फिर हम रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करते हैं और फिर उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, उसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ये सब करते हैं। यानी सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट को गैदर किया, एक बंदे ने हमें आकर अपनी रिक्वायरमेंट दी, हमने उसके ऊपर एनालाइज किया, उसी रिक्वायरमेंट से हमने डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाने के बाद हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, यानी उसके ऊपर कोडिंग लिखना शुरू कर दी, किसी भी लैंग्वेज में, C में, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में। फिर उस लैंग्वेज में हमने टेस्टिंग की, यानी उस लाइन जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया ना, सॉफ्टवेयर हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बनता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने टुकड़े बनाए हुए उसकी हमने टेस्टिंग की और फिर उन टुकड़ों को हमने जोड़ दिया यानी इंटीग्रेशन कर दिया और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। लेकिन जो हमारा डाटा वेयर हाउस है ना उसके अंदर इस तरह नहीं होता। यह है डाटा वेयर हाउसेस का लाइफ साइकिल। ये देखें, वो
CLDS है, यानी SDLC का रिवर्स कर दे तो वो CLDS बनता है। इसके अंदर सबसे पहले हम डाटा वेयर हाउस को बनाते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं डाटा को, फिर उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं डाटा के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू डाटा, फिर हम इसको डिज़ाइन यानी DASS सिस्टम करते हैं, एनालाइज उसके रिजल्ट्स करते हैं, और फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यानी जो हमारा डाटा वेयर हाउस है ना, उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट सब सेंड पर आती है। अब वो कह रहा है कि हम एक डाटा वेयर हाउस में और एक OLTP सिस्टम में किस तरह से क्यूरी लिख सकते हैं। अब डाटा वेयर हाउस का ये पैटर्न होता है, यानी सेलेक्ट TX डेट, ये है हमारा कॉलम नेम, बैलेंस भी है कॉलम नेम, फ्रॉम TX टेबल, फ्रॉम का मतलब यहाँ से टेबल, इस टेबल के अंदर से हमें बैलेंस दो, और TX टेबल TX डेट का कॉलम दो जिसकी ID वेयर अकाउंट ID 23876, यानी जिस इंसान की ID ये होएगी उसके अंदर से ये दो चीजें निकाल के दे दो। ये मतलब है। अभी मैं आपको इसका आगे बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ। अब ये देखिए, लेकिन डाटा वेयर हाउस में हम इस तरह क्यूरीज लिखते हैं, सिलेक्ट बैलेंस, एज, सैलरी, जेंडर फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड TX टेबल, यानी बैलेंस का कॉलम, एज का कॉलम, सैलरी का कॉलम और जेंडर का कॉलम किन इन दो टेबल्स के अंदर से निकाल के दो। वेयर कंडीशन हमने दे दी है, जिनकी एज 30 से 40 के दरमियान हो और ग्रेजुएशन की, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें बैलेंस, एज, सैलरी और जेंडर मिल जाएगा। और फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, कस्टमर ID और इन दोनों दो टेबलों को ज्वाइन किया हुआ है, यानी दो टेबलों को मिला दिया हुआ है। अब ये देखें, OLTP सिस्टम के अंदर हम प्राइमरी की यूज करते हैं। ये जो हमारी अकाउंट ID है ना, ये हमारा प्राइमरी की है। ये सिर्फ हमें प्राइमरी की यानी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। जैसे आपके पास आपका रोल नंबर है, आपका ही रोल नंबर होएगा, और किसी, जैसे आपकी VULMS की ID है वो सिर्फ यूनिक है, वो आप अपनी ID लगाएंगे तो उसमें से सिर्फ आपका डाटा मिलेगा और किसी का डाटा नहीं मिल सकता ये। लेकिन जो डाटा वेयर हाउस है उसके अंदर कोई प्राइमरी की यूज नहीं होती, यहाँ कोई प्राइमरी की यूज हुई नहीं। इसके अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइमरी इंडेक्स का, लेकिन डाटा वेयर हाउस के अंदर प्राइमरी इंडेक्सिंग को हम यूज करते हैं। अब ये जो है ये CS403 का कॉन्सेप्ट है प्राइमरी इंडेक्स। अच्छा, ये जो फ्यू रोज रिटर्न करता है, अब ये देखें, जिसकी ID ये होएगी उसी का डाटा मिलेगा। जैसे आपने अपने VULMS की ID डाली तो आपका ही डाटा मिलेगा, यानी उसने एक रिकॉर्ड रिटर्न किया, लेकिन ये मैनी रोज रिटर्न करता है। मैनी किस तरह, इसके अंदर देखें, हमने एक से ज्यादा टेबल को क्यूरी किया ना, यानी दो टेबल को किया, तो इसमें रिजल्ट भी ज्यादा ही आएंगे ना। मे यूज सिंगल टेबल, इसमें सिर्फ एक टेबल इस्तेमाल होता है, वो कौन, यानी आप देख लें ये TX टेबल सिर्फ एक टेबल को इस्तेमाल किया। यूज मल्टीपल टेबल्स, आपने इधर एक से ज्यादा टेबल्स को इस्तेमाल किया, यानी कस्टमर टेबल और TX टेबल, यानी दो टेबलों को। डाटा वेयर हाउस में हम मल्टीपल टेबल्स को यूज करते हैं। ये हाई सिलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी होता है, ये लो सिलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी होता है। ये इंडेक्सिंग करता है प्राइमरी की पे, ठीक है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है प्राइमरी इंडेक्स के ऊपर। इसके बाद उसने OLTP सिस्टम का और MIS OLTP का और डाटा वेयर हाउस का उसने डिफरेंस बताया हुआ है। जो हमारा डाटा वेयर हाउस है ना, उसका स्कोप न्यूट्रल है, यानी एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक ने जो डाटा वेयर हाउस बनाया है ना, ऐसा नहीं है कि एक डाटा वेयर हाउस उसने क्रेडिट कार्ड के लिए बना लिया, दूसरा डाटा वेयर हाउस उसने चेकिंग अकाउंट के लिए बना लिया। नहीं, डाटा वेयर हाउस सिर्फ एक इंसान के लिए बनेगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा, उसको हम कहते हैं कस्टमर।
और ये जो हमारा OLTP सिस्टम है ना, ये हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, यानी आपके OLT सिस्टम है हमारे पास, या अकाउंटिंग का सिस्टम है आपके पास, और HRR का सिस्टम है, लेकिन चेकिंग के लिए बैंक के पास सिस्टम सिर्फ बैंक के लिए ही है और वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। ये सिंगल रिसोर्स ऑफ ट्रूथ है और ये मल्टीपल डेटाबेस विद रेपिटेशन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कस्टमर है, ठीक है, आपका बैंक है, आपके पास कस्टमर है। अब कस्टमर के अपनी रिकॉर्ड चेकिंग अकाउंट है, कस्टमर का आपके पास रिकॉर्ड का अकाउंट भी है, ठीक है। उसके अंदर रिकॉर्ड चेकिंग के अंदर आपके पास उसका डाटा है, उस डाटे में आपके पास एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, उसका ATM कार्ड नंबर है, ये डेटाबेस में है। लेकिन उसी कस्टमर ने आपके बैंक से कार को लोन पे लिया है, सब डाटा उस जगह पे भी आएगा, यानी जहां वो जो लोन वाला टेबल होएगा ना, तो उसमें भी सब डाटा आएगा और ये सब कुछ रिपीट हो रहा है, यानी ये मल्टीपल रेपिटेशन है डाटा की। ये जो डाटा वेयर हाउस है ये इवॉल्व करता है ओवर टाइम, यानी डाटा वेयर हाउस डिवेलप्ड होता है, उसके अंदर हम डाटा सीधा नहीं डालते, उसके अंदर डाटा आता है, डाटा की सफाई होती है, फिर हम डाटा को लोड करते हैं, लोड करने के बाद हम उसके ऊपर क्यूरीज चलाते हैं। अगर किसी न्यू हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उसके अंदर फिर उस हार्डवेयर को भी डाल देते हैं, या फिर हम इंडेक्सिंग क्यूरी में इंडेक्सिंग चेंज करते हैं, टेबल्स में ज्वाइन वगैरह भी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है इवॉल्व ओवर टाइम। ये हमारा ऑफ द शेल है। अच्छा, ये डाटा के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसके अंदर हम हिस्टोरिकल यानी अपना पुराना डाटा रखते हैं और बहुत डिटेल में रखते हैं, ठीक है। हम हिस्टोरिकल डाटा इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस को, मैंने आपको जिस तरह पिछली दफा एग्जांपल दी थी कि बैंक से कस्टमर चले गए हैं, क्यों छोड़ के गए हैं, ताकि वजह पता चल सके। इसके अंदर हम सिर्फ ऑपरेशनल डाटा रखते हैं। ये सम समरी है और इसके अंदर नो समरी है। अच्छा, और ये पॉइंट रह गया, इसके अंदर ये बताता है कि हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस, यानी डाटा वेयर हाउस बताता है कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, और LTP बताता है कि हाउ टू रन बिजनेस, यानी बिजनेस को चलाते कहते हैं। ये हमारा, ये आपको जैसे पता है कि हिस्टोरिकल डाटा रखता है और डिटेल में डाटा रखता है, ये सिर्फ ऑपरेशनल डाटा रखता है। ये समरी है, इसके अंदर कोई समरी नहीं होती, ये लाइटली डी नॉर्मलाइज्ड है, यानी डाटा वेयर हाउस में डाटा अपडेट नहीं सिर्फ इंसर्ट होता है। परफॉर्मेंस पर नजर होती है क्योंकि डाटा इतना ज्यादा है कि काम जल्दी करना है, इसलिए ये लाइट डी नॉर्मलाइज होता है और ये फुली नॉर्मलाइज होता है। यानी OLTP सिस्टम के अंदर कुछ लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रखते हैं, कर देते हैं, किसके अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म लाते हैं, ऐसे करते करते थर्ड नॉर्मल फॉर्म ले आते हैं ताकि डाटा अपडेट करने में कोई इनोमलीज ना आए, यानी कोई एरर्स वगैरह ना आए और कोई डाटा के अंदर डुप्लीकेशन ना हो। इसको इसलिए हम कहते हैं ये हमारा फुली नॉर्मलाइज है। ये मैंने आपको बताया कि हार्डली यूज प्राइमरी की, हो सकता है कि प्राइमरी की यूज कर ले, लेकिन जो हमारा OLTP सिस्टम है ये बेस्ड हमारा प्राइमरी की के अंदर करता है। नंबर ऑफ रिजल्ट रिटर्न्स इन 1000, हो सकता है कि हमें हजारों की लाइन के अंदर रोज रिजल्ट हमें रिटर्न कर दे, लेकिन ये जो हमारा OLTP सिस्टम है ये हमें रिजल्ट रिटर्न करती सिर्फ 100 के अंदर, ये सिर्फ 100 की तादाद में हमें कॉलम वगैरह दे। इसका टाइम फैक्टर है कि ये मिनट्स टू आवर्स है, यानी ये आपको मिनट्स में भी, कुछ घंटों में भी आपका रिजल्ट दे सकता है, या फिर कुछ आपको कुछ मिनट्स में भी दे सकता है और कुछ घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये सेकंड टू सेकंड इसका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ये टिपिकल अवेलेबिलिटी है 6 × 24। ये जो पहले चलता था ना, ये 6 दिन चलता था हफ्ते में और दिन के 12 घंटे, लेकिन इसकी OLTP सिस्टम की टिपिकल अवेलेबिलिटी है 24, यानी कि
24 घंटे और 7 दिन चलता है। अब वो कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, इसमें हम देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है, यानी जवाब कितने टाइम में आता है। डाटा वेयर हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा टेबल होता है, यानी बहुत सारे हैं, और क्यूरी रन करते हुए टेबल को एक्सेस करते हैं, उसमें हम ज्वाइन चलाते हैं, ज्वाइन चलाने के अंदर हमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है। अब वो कह रहा है कि ओवर सॉरी ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसको हम कहते हैं ओलैप। इसमें हमारा आंसर होता है ना, ये हमें 5 सेकंड के अंदर आ जाता है, और ऑल पॉसिबल एग्रीगेट को कंप्यूट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसे और यूआई बनाया जाता है, और क्लिक करने पर डाटा रिट्रीव होता है, यानी 5 सेकंड के अंदर अंदर। फिर वो कह रहा है कि हम जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम चलाते हैं, इस क्लस्टरिंग रिजल्ट नेटवर्क करते हैं, डिसीजन ट्रीज हो गया, ठीक है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। एल्गोरिथम के आंसर मिनट में नहीं आते, बल्कि डाटा सेट्स बहुत ज़्यादा है, तो आंसर और में ही आएंगे। वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी स्क्रिप्टेड एंड लार्ज लिस्ट selection and generally be executed in the small number of types. Sophisticated clustering algorithm yani data mining can be generally executed in the small numbers of hours, even 1,000 hundreds of thousands of customers. इसके बाद वो कहता है कि putting the pieces together, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास IT यूजर्स होते हैं, IT यूजर्स है, और यहाँ पे फिर थोड़े से बिजनेस यूजर होते हैं। आईटी यूजर एक्सेस करते हैं सेमी स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज को, यानी ये फिक्स चीज़ें ये नहीं चल रही होती, किसी कंपनी की वेबसाइट पर भी डाटा हुआ है, फिर डाटा होता है, ये एक्राइव करते हैं डाटा का, यानी बहुत पुराना डाटा जिसको हमने ऑनलाइन नहीं रखा होता, लेकिन वो डाटा होता है, जैसे पुराने रजिस्टर्स में आपने डाटा वगैरह सेव कर लिया हो। फिर हमारा जो ऑपरेशनल डाटाबेस है, यानी किसी यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में अकाउंटेंट का डाटा हो, वो सब, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी इसके 2 एरो है। आईटी यूजर्स डाटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और डाटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड यानी ईएलटी करते हैं, सब रिसोर्सेज से डाटा निकालते हैं और डाटा को ऐसी शक्ल में लाते हैं जो कंसिस्टेंट हो, जिसको हम जोड़ भी सकते हैं। डाटा को लोड करना है, इन रिसोर्सेज से डाटा लेके डाटा वेयर हाउसेस में डालना, ये सब है। फिर आता है हमारे पास मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है कि डाटा अबाउट डाटा, यानी क्या टाइप की क्या टाइप, यानी टेबल के रिलेशन से क्या थ्री हार्ड डिस्क, ये सब कुछ है। फिर ये जो आपके पास ये 3 हार्ड डिस्क है ना, ये हमारे बनते हैं डाटा मार्क, बट ये बिजनेस स्पेसिफाई है, एक डाटा अकाउंटिंग वाले से लेकर एक एचआरआर से लिया है, ये सब कुछ है, और एक किसी और बिजनेस लाइट से लिया है, ये डाटा मार्क्स के अंदर। फिर आता है हमारा मोलैप, ये है तो ओलैप ही, लेकिन ये डायमेंशंस मल्टीपल है। फिर आता है हमारा रोलैप, बुलैप भी डाटा वेयर हाउस से बनता है, और अलैप भी, लेकिन इसमें रिलेशनल स्कीमा होता है, यानी रोलैप में रिलेशनल स्कीमा होता है। फिर हमारे पास एक क्लाइंट्स वाला आता है, इसके अंदर बिजनेस यूजर्स के सवाल के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं इसमें। फिर एनालाइज डाटा ऐसे टूल में जा रहा है जहां ग्राफ्स बनते हैं, यानी जो हमारा डाटा है ये ऐसे टूल्स में जा रहा होता है जहां जवाब बनते हैं। फिर हम करते हैं डाटा माइनिंग, जबकि डाटा वेयर हाउस रेडी नहीं
नहीं तो डाटा रेडी नहीं है, तो तब तक हम डाटा माइनिंग नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का लेक्चर।